बच्चों, कक्षा 11 के यूनिट 12 के लेक्चर नंबर 2 में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं अजय ओझा आपके लिए लेके आ चुका हूं। आज जो हम नामकरण की पद्धति पढ़ रहे थे उसमें पहली पद्धति रूढ़ पद्धति, ठीक है। रूढ़ पद्धति मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको बता दिया कि सबसे अगर प्राचीनतम कोई पद्धति है, सबसे पुरानी अगर कोई पद्धति है तो वो कौन सी है? रूढ़ पद्धति है। रूढ़ पद्धति में क्या होता था, जहां से कोई चीज आपको प्राप्त हुई, जिस स्थान से प्राप्त हुई, जिस स्रोत से प्राप्त हुई, उसके आधार पर उसका आप नाम रख देते थे, ठीक है ना। तो मैं आपको एक एक करके नाम बताऊंगा कि किस तरीके से नाम हुए, फिर इसकी लिमिटेशन बताऊंगा, क्या क्या कमियां रही जिसकी वजह से आपको दूसरी पद्धति की तरफ जाना पड़ा, ठीक है। देखो, पहला हम लेते हैं एग्जांपल CH4 और इसको इन्होंने क्या नाम दिया? रूढ़ नाम क्या दिया? मार्श गैस। क्या नाम दिया? मार्श गैस। और मिली कहां से ये? दलदली भूमि से। तो जहां पर दलदल होता है तो दलदल पर कौन सी गैस निकलती है? दलदल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मार्श। तो इस वजह से इसका नाम क्या रख दिया? मार्श गैस नाम रख दिया, ठीक है। आपने भी देखा होगा कि कई जगह पर क्या होता है, जहां पर पुराने मतलब बहुत बड़े बड़े गहरे गहरे का, जहां पर क्या है, नाले हैं, कीचड़ है, तो वहां पर क्या रख देते हैं? उल्टा ड्राम रख देते हैं। और उल्टा ड्राम रख के वहां पर नीचे कौन सी गैस इकट्ठी होती रहती है? मीथेन, मैथेन गैस इकट्ठी होती रहती है। और उस नाले के सटे हुए एक चाय की थड़ी वाला उसी गैस से क्या बना रहा होता है? चाय बना रहा होता है। तो कहने का मतलब जो ये मीथेन की गैस है वो कैसी है? ज्वलनशील गैस है। और ये कहां से मिलती है? दलदल वाले स्थानों से मिलती है। तो इस वजह से इसको कौन सा नाम दिया गया है? मार्श गैस इसको नाम दे दिया गया। दूसरा देखो, दूसरा है आपका CH3OH, ठीक है। और इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया कास्ट स्प्रिट। और इंग्लिश में कास्ट को क्या बोलते हैं? वुड। तो इसका नाम रखा गया वुड स्प्रिट, ठीक है, स्प्रिट। और ये किससे मिलती है? ये लकड़ी के भंजन आसवन से, लकड़ी के भंजक आसवन से, ठीक है। ये प्राप्त होती है आपको क्या? अल्कोहल, मीथेनॉल, ठीक है। तीसरा आपका हो गया HCOOH और इसका नाम मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था। क्या नाम है इसका? फॉर्मिक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल किससे मिलता है? बताओ भाई, कल भी बताया था ना आपको, लाल चींटियों से, ठीक है, फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है। इसके बाद चौथा आपका है एसिटिक अम्ल, CH3COOH, एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल किसमें मिलता है? सिरके में। किसमें मिलता है भाई? सिरके से प्राप्त। फिर इसके बाद पांचवा आपका कौन सा आ गया? ये हो गया आपका फॉर्मिक। और फॉर्मिक के बाद हो गया आपका कौन सा? एसिटिक। और एसिटिक के बाद हो गया आपका ऑक्जेलिक अम्ल। इसका नाम क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल। और ये जो ऑक्जेलिक अम्ल प्राप्त होता है वो ऑक्सेलियस किसका वैज्ञानिक नाम है? पालक का। तो पालक से प्राप्त होता है। पौधे का नाम वैज्ञानिक है ऑक्सेलियस। चलो मैं लिख देता हूं इसको भी, ऑक्सेलियस। ये इसका पालक का वैज्ञानिक नाम है। तो इसके आधार पर नाम क्या रख दिया गया? इस अम्ल का ऑक्जेलिक अम्ल नाम रख दिया गया। अगला देखो, छठवा है आपका NH2CONH2। ये क्या है? यूरिया। और यूरिया कहां से मिलता है भाई? यूरिन से। यूरिन का मतलब मूत्र से प्राप्त होता है, ठीक है, यूरिया, जो आपकी फसलों को उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में काम में आता है। इसके बाद अगला देखो, ऊपर लिख देता हूं मैं आपके लिए, देखो भाई, अगला देखो, नंबर 6 तक हमने लिख दिया। सातवां देखो, सातवां है हमारा लैक्टिक अम्ल, CH3CHOOH, लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल किससे मिलता है आपको? दूध से प्राप्त होता है, ठीक है। आठवां CHOH, COOH, CH2COOH और सेम टू सेम यहां भी CH2COOH। ये है आपका सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल है भाई? सिट्रिक अम्ल। और आप सभी को पता है सिट्रिक अम्ल किससे मिलता है आपको? नींबू से प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद और देखो, ये पहले लिख लो, पहले नीचे वाले, फिर एक एग्जांपल और है उसको और बताता हूं। देखो अगला देखो, ये दोनों लिख लिए ना। आपसे पूछ ले डायरेक्ट कि CH3OH का रूट नाम बताओ तो आप बता देना, कास्ट स्प्रिट बोलते हैं। नवा आपका कौन सा हो गया? CHCOOH, CHCOOH, ठीक है, और यहां पर लगा दो OH।
ये हो गया आपका मैलिक अम्ल। और मैलिक अम्ल आपको किससे प्राप्त होता है? सेव से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या किया गया, रूढ़ नाम में, रूढ़ पद्धति में जो आपको यौगिक जहां से प्राप्त हुआ उसी के बेस पर उसका नाम रख दिया गया। अब यहां पर दिक्कत क्या आने लगी? दिक्कत पहले ये आने लगी कि सब किसी को याद करना पड़ेगा। हर एक कंपाउंड का अलग अलग नाम है, तो हर एक कंपाउंड को आपको, हर एक यौगिक को क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। और अगर बड़ी कार्बन श्रृंखला वाला का अगर कोई यौगिक हो तो उसका नाम आप इस पद्धति से नहीं दे सकते। तो इस वजह से हमें एक दूसरी पद्धति की आवश्यकता महसूस हुई, और जिसके बाद कौन सी पद्धति निकल के आई? व्युत्पन्न पद्धति निकल के आई। तो इसको आप लिख लो, फिर इसको मिटा के हम लिखते हैं सेकंड पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति। बना लिया। चलो आगे की कहानी, अब दूसरी पद्धति की बात करते हैं। ठीक है, दूसरी पद्धति की हेडिंग लगाओ फटाफट, व्युत्पन्न पद्धति। व्युत्पन्न पद्धति। तो देखो भाई, व्युत्पन्न पद्धति ने क्या किया कि जो आपकी रूढ़ पद्धति में थोड़ी बहुत कमियां थी उसको कंप्लीट करने के लिए कौन सी पद्धति आई? आपकी रूढ़ पद्धति। तो रूढ़ पद्धति से जो लंबी कार्बन श्रृंखला वाले यौगिक थे उनका भी आप नामकरण कर सकते थे। ठीक है, इसकी लिमिटेशन क्या थी कि बहुत ज्यादा अगर शाखित कार्बन, मतलब शाखित श्रृंखला वाले कार्बनिक स्ट्रक्चर हो आपके पास, तो आप उनका नामकरण इससे आप नहीं कर सकते, या आपको नामकरण करने में क्या आती है? कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिसके बाद आपकी कौन सी पद्धति निकल के आई थी? IUPAC पद्धति निकल के आई थी। ठीक है, तो पहले इसमें देखो, इसमें क्या करते थे हम? जैसे मैंने आपको बताया था कि एक आपने क्या ले लिया था इसमें? जनकीय पीढ़ी, और उससे आप सभी का नाम कर रहे थे। तो आपको मैं कुछ कॉलम बना के देता हूं। पहला तो है सजातीय श्रेणी। सजातीय का मतलब एक ही जाति है, सारे एल्केन, सारी एल्कीन, सारी एल्काइन, मतलब एक ही उनमें फंक्शनल ग्रुप, एक ही क्रियात्मक समूह जिनमें होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? सजातीय श्रेणी। दूसरा देखो, जनक यौगिक का सूत्र, जनक यौगिक का सूत्र, और फिर है जनक यौगिक का नाम। जनक यौगिक का नाम। पहले तो क्या रखना है? जनक यौगिक का सूत्र रखना है आपको, फिर इसके बाद जनक यौगिक का आपको क्या रखना है? नाम रखना है। तो पहले, सबसे पहले नंबर पर आता है आपका मेथेन। ठीक है, सूत्र इसका, श्रेणी तो हो गई आपकी कौन सी? एल्केन, और सूत्र हो गया CH4, और नाम क्या हो गया इसका? मेथेन। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर आया आपका एल्कीन। दूसरे नंबर पर बच्चों क्या आया? एल्कीन। पढ़ रखा है ना आपने, एक डबल बॉन्ड लगता है बीच में। और एल्कीन को हम यहां पे कैसे लिखेंगे? कार्बन के साथ 2 डबल बॉन्ड, यहां 2 हाइड्रोजन और यहां भी 2 हाइड्रोजन। और इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा इन्होंने एथिलीन। एथीन नाम IUPAC है, एथिलीन किसमें है? व्युत्पन्न पद्धति में है। फिर तीसरा एल्काइन, और एल्काइन का क्या लिखना है अपन को? ट्रिपल बॉन्ड आता है इसमें, और इसका जो नाम दिया गया वो क्या दिया गया? एसिटिलीन। इसका क्या नाम दिया? एसिटिलीन। ठीक है, फिर इसके बाद चौथा आया आपका एल्कोहल। चौथा क्या आया? एल्कोहल। एल्कोहल, और एल्कोहल का फॉर्मूला CH3OH। इसको खासकर याद रखना। इसका नाम उन्होंने क्या दिया? कार्बिनोल। इसको क्या बोला? कार्बिनोल। पांचवें नंबर पर आपका आया, पांचवें नंबर पर आपका आया, पहले चलो एल्डिहाइड को लिखते हैं। ठीक है, पांचवें नंबर पर आपका आया एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड में क्या आएगा? CHO समूह, और इसका नाम क्या दिया? एसीटैल्डिहाइड। फिर छठवें नंबर पर आप रख दो किसको? कीटोन को। छठवें नंबर पर किसको रख दो? कीटोन को। तो छठवें नंबर पर रख दो कीटोन। कीटोन का क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। देखो कार्बन ने 4 बंध बना रखे हैं, और इसका नाम क्या रखा? एसीटोन। कल भी हम पढ़े थे ना इसको, एसीटोन। और फिर सबसे लास्ट में आप रख दो क्या? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, और इसमें आपने क्या लिया? CH3 C डबल OH। इसका नाम क्या हो गया? एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो ये उन्होंने नाम दिए कि भाई अगर कोई इस तरीके के यौगिक आते हैं तो आप इनके जनक यौगिक का नाम लिखोगे, और उसके आगे जो आपने कार्बन की स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से आप नामकरण करोगे। पहले इनको लिख लो, फिर एग्जाम्पल से बताता हूं कि नामकरण अपन को कैसे करना है। अब देखो, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा जिसके आधार पर आपको
नाम लिखना है कौन सी पद्धति में? व्युत्पन्न पद्धति में। ठीक है, देखो एक एक करके एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये मैंने आपको 4 नाम लिखे हैं। ठीक है, एक बार फिर से आपको मैं यहां पर संरचना बना देता हूं जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, और आपके समझ में भी अच्छी तरीके से आएगा। देखो देखो ये हमारे सूत्र थे। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, ये सूत्र को पहले मैच करना है। पहले इस सूत्र को मैच कर लो सूत्र में, और मैच करने के बाद आप क्या करोगे, मैच करने के बाद आपको करना है, आप उनका नाम अलग से उसको बॉक्स में कर दो, और उसके बाद आप देखोगे कि इनका नामकरण हम कैसे करेंगे। देखो एक एक एग्जाम्पल को, पहले वाले का देखना। ठीक है, अब यहां पे आपको देखो ये डबल बॉन्ड वाला बॉक्स अलग से मिल गया, तो डबल बॉन्ड किस में आ रहा है? एथिलीन में, यानी जनक यौगिक का सूत्र क्या होगा? एथिलीन। ठीक है, समझ गए आप बात को। अब इसके आगे क्या लिख रहा है? इसके आगे एक मैथिल ये आ रहा है और एक मैथिल ये आ रहा है। जब आप मैथेन में से एक हाइड्रोजन अलग कर दोगे तो प्रफिक्स जो बाद में जो आपका लगता है, जो प्रत्यय आपका लगता है वो क्या लगता है? इल। तो जैसे मैथेन में से एक हाइड्रोजन चला गया तो ये तो रहा था आपका मैथेन, अब आपका प्रत्यय क्या लगेगा? इल, तो नाम क्या हो जाएगा? मैथिल। समझ गए? जब भी एक हाइड्रोजन कम होगा तो उसकी जगह पर हम एन की जगह कर क्या लगा देंगे? इल लगा देंगे। तो यहां पे देख लो CH4 है या CH3? आप बोलोगे CH3, तो CH3 के हमें लिए नाम क्या लिखना है? इल, तो नाम क्या हो जाएगा? मैथिल। और एक है या दो हैं? आप बोलोगे कि सर दो जुड़े हुए हैं, तो एक के लिए तो हम कुछ नहीं लगाते, लेकिन अगर दो एक जैसे आ जाएं तो उनके लिए हम डाई लगाएंगे। 3 एक जैसे परमाणु आ जाएं या एक जैसे यौगिक आ जाएं तो उनके लिए ट्राई लगाएंगे। 4 अगर एक जैसे समूह आ जाएं तो उनके लिए टेट्रा लगाओगे, और 5 एक जैसे समूह आ जाएं तो उनके लिए क्या लगाओगे आप? पेंटा लगाओगे। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहां पर 2 एक जैसे आ रहे हैं तो इसका नामकरण क्या होगा? डाई मैथिल। और मुझे बताओ लास्ट में कौन है? लास्ट में कौन है? एथिलीन। तो नाम क्या हो जाएगा? डाई मैथिल एथिलीन। आगे बात समझ में? पहले क्या करना है आपको? व्युत्पन्न पद्धति वाले यौगिक को छांट लो, डिब्बा बना लो, फिर उसके आगे जो आ रहा है आपका कंपाउंड उसको लिख दो और उसके बाद में उसका नाम जोड़ दो। इसी तरीके से इसमें छांटो, इसमें छांटो दूसरे वाले में। तो दूसरे वाले में आपको ये लास्ट वाला मिल गया COOH वाला, CH2COOH, और CH2COOH कुछ इस तरीके की संरचना किसमें है? इसमें है। अरे भाई ये एक हाइड्रोजन तो इसलिए कम हुआ है क्योंकि आगे क्या बनाना है? एक बॉन्ड बनाना है, इस वजह से यहां पर CH3 ना होके वहां पर क्या है? CH2 है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको ये समूह पहचान हो गई आपकी। अब इसके बाद आपके पास क्या बचा? एक मैथिल बचा ना भाई, एक मैथिल। तो आप नाम में क्या लिखोगे? पहले तो जो बच रहा है उसको लिख दो। तो हमारा मैथिल बचा नाम में, मैथिल बचा हमारा CH3 नाम में, तो हमने मैथिल लिख दिया। और मैथिल के बाद हमारा कौन सा समूह है? हमारा है एसिटिक अम्ल। तो नाम पूरा क्या हो जाएगा? मैथिल एसिटिक अम्ल। ठीक है, इसके बाद अगला देखो CH2COOH। CH2COOH कुछ किस तरीके की संरचना मिली? इस तरीके की संरचना मिली, CH3CHO वाली। ठीक है, तो यहां पर नाम क्या है आपका? एसिटल्डिहाइड। अब यहां पर आगे कितने कार्बन हैं आपके पास? 2 कार्बन हैं। तो 2 कार्बन को क्या बोलते हो? आप सबको पता है एथ, और एथ में से एक हाइड्रोजन चला गया, नाम क्या हो जाएगा? एथिल। तो यहां पर नाम लिखोगे आप क्या? एथिल। पहले वाले डिब्बे का नाम लिख दिया एथिल, और बाद में आपके पास कौन बचा है? बाद में आपके पास क्या बचा है? अरे सीधा सीधा नाम लिख रखा है। बाद में क्या बचा है हमारे पास? एसिटल्डिहाइड। तो पहला काम यही है आपका कि पहले तो आप क्या कर लो? जनक यौगिक की पहचान कर लो। जनक यौगिक की पहचान करके उसको डिब्बे में डाल दो, और उसके बाद आपने जो कुछ बचा कुछ है उसका आप नाम लिख दो। इसी तरह लास्ट वाले में देखो, लास्ट वाले में जनक यौगिक आपको मिल रहा है क्या? आप बोलोगे मिल रहा है सर कुछ ये मिल रहा है हमें CH3COCH3 वाला, यानी ये हमारा जनकीय वाला डिब्बा हो गया। तो डिब्बे के बाहर क्या बचा? मैथिल। तो पहले जो डिब्बे के बाहर बचा है उसको हम लिखेंगे, तो हमने लिख दिया मैथिल। इसके बाद इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? एसीटोन। तो यौगिक का नाम क्या हो गया?
मेथिल एसीटोन। ठीक है, लिख लिया। तो सीधी सीधी बात मैंने आपको क्या बताई, पहले आपको जन-कीय यौगिक देखना है, उस जन-कीय यौगिक को आप डिब्बे में अलग कर लोगे और उसके बाद जो कुछ बचा कुचा है आप उसका नाम लिख दोगे। तो ये आपकी हो गई व्युत्पन्न पद्धति। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपके सिलेबस में है तो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपकी कौन सी है, IUPAC पद्धति जो इसके बाद आएगी। अच्छा, कुछ रूढ़ पद्धति में कुछ एक दो चीजें रह गई, मैं आपको उनको और बता देता हूं साथ के साथ। ठीक है, देखो बताऊंगा मैं आपको कि अगर आपको कुछ फिक्स चीजें वो आपको मिल जाए ना तो नामकरण के आगे लगेंगी। जैसे आपको अगर CH3 CH CH3 ये समूह अगर आपको कहीं मिल जाए, CH3 CH CH3, तो आप क्या लगाओगे, आप नाम के आगे क्या यूज करोगे, पूर्व लग्न आइसो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, CH3 CH CH3 और फिर ये CH3, तो आपको ये समूह मिल गया CH3 CH CH3 वाला, ये वाला समूह मिल गया आपको इधर। तो ये वाला समूह जब भी आपको मिल जाए तो सामान्य नामकरण में या रूढ़ पद्धति में, IUPAC में नहीं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, रूढ़ पद्धति या सामान्य पद्धति में आप क्या लगाओगे, नाम के आगे आइसो। तो नाम के आगे आपने क्या लगा दिया, आइसो। ठीक है, फिर कार्बन कितने आपके पास, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए आप क्या यूज करते हो, ब्यूट, तो नाम क्या हो गया, आइसोब्यूटेन। अब देखो किसी बच्चे को ये नहीं पता कि सर कार्बन 1 को क्या बोलते हैं, कार्बन 2 को क्या बोलते हैं, तो मैं लिख देता हूं, उस चीज को भी समझ लो। अगर कार्बन की संख्या 1 है तो आप इसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे, मैथ। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो पेंट, सॉरी 4 है तो क्या यूज करोगे, ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो क्या करोगे, ऑक्ट, 9 है तो क्या लिखोगे, नॉन, और 10 है तो क्या यूज करोगे, डेक, और अगर 11 है तो क्या यूज करोगे, अनडेक, अनडेक, और अगर कार्बन की संख्या 12 है तो क्या यूज करोगे, डोडेक। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नाम, ये खास कर भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक आपको नाम लिखने पड़ेंगे यौगिकों के, और नाम लिखने पड़ोगे तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। और IUPAC पद्धति में तो खासकर आपको इन्हीं नाम के ऊपर सारे यौगिकों के नामकरण आपको करने हैं। ठीक है, तो ये आपको मस्ट याद होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 4 कार्बन थे यहां, 1 2 3 4, तो 4 के लिए हम क्या लगाते हैं, ब्यूट, और सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं तो क्या लगाते हैं, एन, तो नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। ठीक है, ये बात भी आप याद रखो कि जब सारे बॉन्ड सिंगल होंगे तो क्या लगाओगे आप, एन, डबल बॉन्ड होंगे तो क्या लगाओगे, इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या लगाओगे आप, आयन। ये बात हम 10वीं क्लास में भी छोटे छोटे लेवल पर भी हम इनको पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। दूसरी चीज, पहली तो ये चीज मैंने आपको आइसो वाली बता दी। अब अगर आपको इस तरीके की संरचना कहीं मिल जाए तो आप सामान्य में नामकरण में या रूढ़ नामकरण में किसका उपयोग करोगे, आप उपयोग करोगे नियो का। आप किसका यूज करोगे, नियो का। नाम से पहले आप क्या लगाओगे, नियो लगाओगे। ठीक है, तो ये डिब्बे को भी याद रखना है आपको और इस डिब्बे को भी आपको याद रखना है। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल दूं आपके लिए, एग्जांपल देखो, CH3C CH3 CH3 CH3। ठीक है, तो सामान्य नामकरण में हम सारे कार्बन को गिन लेते हैं जितने भी हैं, तो आपको ये वाली संरचना मिल गई ना, सेम टू सेम। आगे क्या लगाना है, नियो। तो देख लो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे, 5 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे, पेंट। तो नाम के आगे आप क्या लगाओगे, पहले नियो, और नियो के बाद क्या लिखोगे, सबसे पहले तो ये संरचना मिल गई आपको, ये संरचना मिलते ही आप क्या लगाओगे, पहले नियो, और नियो के बाद आप कार्बन गिनोगे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो क्या लिखोगे, पेंट। पेंट के बाद क्या सारे बॉन्ड सिंगल हैं, क्या सभी एकल बंध हैं, आप कहोगे हां सर सभी एकल बंध हैं, तो एकल बंध में क्या लगाना है, एन, तो नाम क्या हो गया, नियो पेंटेन। ठीक है, तो इन दोनों बातों को आप याद रखोगे। ठीक है भाई, याद रख लोगे, इतनी सी चीजें लिख ली होगी आपने। अब एक और आपको फाइनल चीज बताता हूं जो कार्बन के प्रकारों को समझाएगी कि कार्बन कितने प्रकार के हो सकते हैं। देखो, कार्बन जब अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ता है
तो अधिकतम कितने प्रकार का हो सकता है? 4 प्रकार का हो सकता है। ध्यान देना बच्चों थोड़ा इस पॉइंट पे। देखो, जब कार्बन दूसरे कार्बन परमाणुओं से जुड़ता है तो वो प्राथमिक कार्बन हो सकता है, और प्राथमिक कार्बन को आप किससे दिखाओगे? 1 डिग्री से। वो द्वितीयक कार्बन भी हो सकता है, आप उसको 2 डिग्री से दिखाओगे। वो तृतीयक कार्बन भी हो सकता है, उसको आप 3 डिग्री से दिखाओगे। और वो आपका चतुष्क कार्बन भी हो सकता है, उसको आप 4 डिग्री से दिखाओगे। ठीक है, मैंने क्या बोला? कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है उसके आधार पर हम इन चीजों को डिफाइन करते हैं, इन चीजों को समझते हैं। एक एक करके मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो, पहले प्राथमिक का एग्जांपल देता हूं, समझना भाई। CH3 अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, इस वाले की, पहले नंबर के कार्बन की, और ये हो गया आपका दूसरा नंबर का कार्बन। ठीक है, तो मुझे बताओ ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है? तो आप बताओगे कि सर ये वाला कार्बन डायरेक्ट तो कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 ही कार्बन से जुड़ा है। तो मैं कहूंगा कि ये वाला जो कार्बन है वो कौन सा कार्बन है? ये वाला जो कार्बन है वो प्राथमिक कार्बन है। ठीक है, अब मैं कार्बन 2 दूसरे नंबर के कार्बन की बात कर रहा हूं। ये वाला कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है? आप कहोगे सर ये वाला भी डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 कार्बन से जुड़ा है। तो ये वाला कार्बन भी कौन सा होगा? प्राथमिक कार्बन होगा। समझ गए बात को? कि यानी जो कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं ये प्राथमिक है, ये द्वितीयक है, ये तृतीयक है, या ये चतुर्थ है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो। ठीक है, अब मुझे आप इन दोनों के बारे में बताओगे। इसको मैं दे देता हूं कार्बन नंबर 1, देखो इसको मैं दे देता हूं कार्बन 1, और इसको दे देता हूं कार्बन 2। ठीक है, चलो सबको ही दे देता हूं 3, और इसको दे दिया मैंने कार्बन 4। ठीक है, हर एक को बताओगे आप मुझे। तो पहला वाला कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है? तो ये वाला कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 ही से जुड़ा है। हमें इससे मतलब नहीं है कि ये कितने से जुड़ा है, हमें देखना है कि जिस कार्बन पर हम चेक कर रहे हैं वो कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है। तो ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है? सिर्फ 1 से। भाई 1 ही तो बॉन्ड बन रहा है, 1 ही तो बंध बन रहा है यहां पे। तो ये डायरेक्ट कितने से जुड़ा है? 1 से ही जुड़ा है। तो ये कौन सा कार्बन होगा? प्राथमिक कार्बन होगा। अब अगर मैं इस दूसरे कार्बन की बात करूं तो ये दूसरा कार्बन कितनों से जुड़ा है? ये दूसरा कार्बन कितनों से जुड़ा है? अच्छा, यहां पर हमने द्वितीयक का एग्जांपल लिया है तो इसको हटा दो, इसको मैं तृतीयक के एग्जांपल में बताऊंगा। ठीक है, देखो यहां पे मैं इसको नंबर 2 दे देता हूं, इसको नंबर 3 दे देता हूं। अब मुझे बताओ ये जो दूसरा कार्बन है ये कितने कार्बन से जुड़ा है? तो आप बताओगे कि सर ये जो दूसरे नंबर का कार्बन है वो तो एक तो इस कार्बन से जुड़ा है और एक इस कार्बन से भी जुड़ा है। ये बीच वाला सर 2 से जुड़ा है, एक तो बाएं वाले से और एक दाएं वाले से। तो ये बीच वाला कार्बन को 2 कार्बनों से जुड़ा है, इस वजह से कौन सा कार्बन हो जाएगा? द्वितीयक कार्बन हो जाएगा। समझ गए? अब इसी तरीके से मुझे तीसरा वाला बताओ, तीसरा वाला कौन सा होगा? अरे तीसरा वाला डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है? डायरेक्ट 1 ही बंध बना है, तो डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है? ये 1 ही से। ऐसा नहीं कि सर इसके आगे एक और तो है तो ये 2 कार्बन से जुड़ा है, नहीं, हमें डायरेक्ट चेक करना है डायरेक्ट कितने से जुड़ा है। तो ये वाला डायरेक्ट 1 ही कार्बन से जुड़ा है, तो इस वजह से ये वाला कार्बन भी कौन सा होगा? प्राथमिक होगा। अब आपको देखो इस कार्बन की बात करते हैं, CH3C CH3 CH3। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि इसमें ये कार्बन 1 है और कार्बन 2 है, ये कौन कौन से कार्बन है? तो आप बताओगे कि सर ये वाला कार्बन तो डायरेक्ट 1 से ही जुड़ा है, तो ये तो कौन सा होगा सर? प्राथमिक कार्बन होगा। ये बीच वाला जो कार्बन है सर ये 3 कार्बन से जुड़ा है। ये बीच वाला कार्बन कितनों से जुड़ा है भाई? 3 कार्बन से। कैसे? 1 और ये 2 और ये 3 है ना भाई, 1 2 3। ये बीच वाला सर डायरेक्ट 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है। तो बीच वाले को अगर हम बताएं तो बीच वाला किसका एग्जांपल होगा भाई? तृतीयक कार्बन का उदाहरण होगा। समझ गए आप इस बात को? अब हम चलते हैं लास्ट चतुष्क के पास। तो इसको देखना भाई, ध्यान से देखना है इसको। ये बना लिया हमने चतुष्क कार्बन। अब बीच वाले कार्बन की डायरेक्ट बात करते हैं। तो मुझे बताओ बीच वाला कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? तो आप देखोगे कि बीच वाला कार्बन 1 2 3 4 बंध बना रहा है ना भाई चारों साइड, और चारों साइड क्या है? कार्बन। तो बीच वाला कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 4 कार्बन से। इस वजह से ये कौन सा कार्बन होगा? चतुष्क कार्बन होगा। ठीक है, समझ गए? तो इसको एक बार आप लिखो, फिर एक बढ़िया एग्जाम्पल और एक्सरसाइज करवाता हूं। लिख लिया? अब एक एग्जाम्पल बताता हूं और इस एग्जाम्पल में आपको
प्रत्येक कार्बन का बताना है भाई, प्रत्येक कार्बन पर किस प्रकार का कार्बन होगा। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्बन आपको पहचानना है। तो पहला वाला कार्बन पहचानो, बताओ भाई। पहला वाला कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये कौन सा हो गया, प्राथमिक कार्बन। दूसरा वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, डायरेक्ट दो कार्बन से, यही स्ट्रक्चर मिल गई। दूसरा वाला कार्बन एक इससे जुड़ा है, एक इससे, तो ये कौन सा हो गया, द्वितीयक कार्बन। ये इस कार्बन को देखें तो ये डायरेक्ट कितने से जुड़ा है, तीन से, तीन बंध बन रहे ना, 1 2 3, तो इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो बीच वाला 3 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, तो ये कौन सा हो गया, टर्सरी। ऊपर वाले की बात करें तो ऊपर वाला डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है, डायरेक्ट तो एक ही कार्बन से जुड़ा है। देख लो ऊपर वाला डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है, एक से ही जुड़ा है, तो ऊपर वाला हो गया आपका प्राथमिक कार्बन। ऊपर वाले की बात करें इसकी, तो ये ऊपर वाला डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है, एक ही बंध बना रहा है, और डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है, एक ही से, तो ऊपर वाला क्या हो गया आपका 1 डिग्री। बीच वाले को देखो, बीच वाला कितने बंध बना रहा है, 4, और चारों तरफ कौन है, कार्बन ही कार्बन, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो बीच वाला किसका एग्जांपल हो गया, चतुर्थ कार्बन का, ये वाला एग्जांपल है। ठीक है, इसकी बात करें कोने वाले की, तो ये डायरेक्ट एक ही से जुड़ा है, तो ये प्राथमिक कार्बन है। ये वाला भी डायरेक्ट किससे जुड़ा है, एक ही से जुड़ा है, तो ये वाले की बात करें हम, तो ये वाला कौन सा कार्बन है, प्राथमिक कार्बन है। तो यहां पर आपने समझ लिया अच्छी तरीके से कि प्राथमिक कार्बन क्या होगा, द्वितीयक क्या होगा, तृतीयक क्या होगा, चतुर्थ क्या होगा। ठीक है, ये सारी बातें आपको आगे की जो IUPAC प्रणाली है उसमें काम में आने वाली है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।